बात में अब टॉपिक है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी देखिए, ज्वालामुखी क्या होता है, इसका अर्थ, प्रकार और इनके बारे में हम चर्चा करेंगे और आप लोग ध्यान से सुनेंगे बिल्कुल। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी अर्थ की कि ज्वालामुखी होता क्या है। पृथ्वी के आंतरिक भाग से, पृथ्वी के आंतरिक भाग में, जैसा कि हमने पहले जब पृथ्वी के आंतरिक सतह में पढ़ रहे थे तब बताया था कि एक भाग ऐसा होता है जो अर्ध तरल अवस्था में पाया जाता है, जिसको हमने दुर्बलता मंडल या एस्ट्रोस्फीयर नाम दिया था। और दुर्बलता मंडल, एस्ट्रोस्फीयर, अधे स्तर वाला जो भाग होता है जो अर्ध तरल अवस्था में पाया जाता है, उस भाग से किसी भी भ्रंश के सहारे, किसी भी नली के सहारे जो लावा, जो उसके अंदर मैग्मा पाया जाता है, वह मैग्मा धरातल पर ऊपर आता है और जिस स्थान से वह ऊपर बाहर आके निकलता है उसे क्या कहा जाता है, ज्वालामुखी कहा जाता है। तो देखिए आप, जैसे ये पृथ्वी और पृथ्वी का एक भाग जो अर्ध तरल अवस्था में पाया जाता है, जिसके लिए हमने नाम दिया था दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल, और इस दुर्बलता मंडल से जो ऊर्जा है, जो तरल पदार्थ है, चट्टानी पदार्थ है, वो किसी भी भ्रंश दरार के सहारे ऊपर आता है और ऊपर आकर के धरातल पर आकर, यानी कि भूप्रकृति पर आकर के वो जमता है और उस जमे हुए भाग को ही हमने नाम दिया था लावा। और जो अंदर पाया जाता है इसको हमने नाम दिया था मैग्मा। और जहां से उद्ग्रथित होता है, जहां से निकलता है, उस वाले भाग को कहते हैं ज्वालामुखी। और नाम से स्पष्ट होता है कि ज्वाला यानी अग्नि के रूप में जो निकलता है, जो अग्नि के रूप में पृथ्वी का ऐसा भाग जहां से अग्नि का निकलना होता है, लावा का निकलना होता है, उसको ही हमने क्या नाम दिया था, ज्वालामुखी। अब इसमें निकलते क्या क्या है, जैसे कौन कौन से पदार्थ है जिनके रूप में निकलता है, तो इसके लिए अगर आप देखेंगे तो इसमें आपके कुछ जैसे राख है, गैस है, धूलकण है, लावा तो है ही आपके, ठीक है। तो जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो निकलता है विस्फोटक के रूप में, वह पदार्थ राख, गैस, धूलकण और लावा तो है ही है जो धरातल के ऊपर आके जमता है। तो इन रूपों में हम इसको देखते हैं। अब यहाँ पर एक बड़ा अंतर यह आता है कि लावा और मैग्मा वाला अंतर, कि लावा तो क्या है और मैग्मा क्या है, क्योंकि ये दोनों शब्द जो है हम अलग अलग रूपों में हम देखते हैं इसको, लावा और मैग्मा। भाई लावा और मैग्मा में क्या अंतर है? तो लावा और मैग्मा में अगर अंतर की हम बात करें तो हम देखते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जब वो तरल पदार्थ, तरल पदार्थ जो पाया जाता है, जब तक वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में है तो उसे हम मैग्मा कहा जाता है, और जब वे ऊपर आकर के धरातल पर आकर के जमता है तो उसको लावा कहते हैं। और जहां होकर के वो निकल रहा है उसको हमने ज्वालामुखी नाम दिया। तो ये तो हुई यहां तक की बातें, और इससे निकलने वाले पदार्थों की हमने बातें की। अब हम देखते हैं कि ज्वालामुखी का विभाजन या इसका जो प्रकार है वो किस हिसाब से किया गया है, कितने भागों में कैसे कैसे इसको हम बांट सकते हैं। तो देखिए
देखिए, सुनेंगे आप ध्यान से। इसको मुख्य रूप से हम दो भागों में बांटा हमने। एक है उद्गार की अवधि के आधार पर, उद्गार की अवधि के आधार पर, और एक है विस्फोटकता के आधार। उद्गार की अवधि के आधार पर और विस्फोटकता के आधार पर। उद्गार की अवधि के आधार पर हम इसको तीन भागों में बांटते हैं। एक होता है सक्रिय ज्वालामुखी, एक होता है प्रसुप्त ज्वालामुखी, और एक होता है मृत या फिर शांत ज्वालामुखी। ये हमने इसको उद्गार की अवधि यानी समय काल के आधार पर बांटा। तो तीन तरह के होते हैं, एक होता है सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा प्रसुप्त और तीसरा है मृत ज्वालामुखी, या इसको हमने शांत ज्वालामुखी नाम दिया। अब देखिए आप, सबसे पहले हम बात करते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। तो सक्रिय ज्वालामुखी ऐसा ज्वालामुखी होता है जिसमें निरंतर हमेशा उद्गार होता रहता है। ऐसे ज्वालामुखी को हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं जिसमें निरंतर उद्गार होता रहे। प्रसुप्त ज्वालामुखी ऐसा ज्वालामुखी होता है जिसमें एक बार उद्गार होता है और उसके कई वर्षों तक उसमें उद्गार नहीं हुआ है, और एक लंबे समय अंतराल के बाद उन्हें उसमें क्या हो जाता है, उद्गार हो जाता है। ऐसा ज्वालामुखी प्रसुप्त यानी कि सोया हुआ है। वो एक बार सोने का मतलब है यहाँ पर एक बार उद्गार हुआ और लंबे समय तक वो शांत रहा, उसमें उद्गार नहीं हुआ, लेकिन फिर से कभी भी जागृत हो सकता है। और मृत ज्वालामुखी का मतलब है कि ऐसा ज्वालामुखी जिसमें कई वर्षों पहले कभी उद्गार हुआ था, लेकिन उस टाइम से लेकर वर्तमान तक उसमें कोई उद्गार नहीं हुआ है, और उसका जो मुख है ज्वालामुखी का, उसमें जल, बरसात का पानी आदि भर करके वो एक क्रेटर या झील के रूप में निर्मित हो गया। तो ऐसे ज्वालामुखी को मृत ज्वालामुखी कहा। इन ज्वालामुखियों में हम एक एक दो अगर हम उदाहरणों की बात करें, तो हम सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो इसमें हम देख सकते हैं, जैसे आप लोग स्ट्रैम्बोली जो ज्वालामुखी है इसकी हम बात करते हैं, और स्ट्रैम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है, क्योंकि ये भूमध्य सागर इटली में स्थित है, नेपाली। इसके अलावा इसमें हम एक एटना का भी देख सकते हैं। एक ज्वालामुखी है जो एटना है। एटना ज्वालामुखी जो है वो भी किसका उदाहरण होगा, सक्रिय ज्वालामुखी का ही उदाहरण होगा। और सबसे प्रमुख अगर हम इसमें एक एग्जांपल और देखें तो एक सक्रिय का एक उदाहरण हम देखते हैं भारत में है, जिसको हम देखते हैं वैरन ज्वालामुखी। और हम देखते हैं कि यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, बैरन ज्वालामुखी। इसके बाद अगर हम प्रसुप्त की बात करें तो प्रसुप्त में हम जैसे फ्यूजियामा की बात कर सकते हैं, जो जापान के अंदर फ्यूजियामा है। हम क्राकाटाओ की बात कर सकते हैं इसके अंदर। और भारत का एकमात्र जो प्रसुप्त है उसमें हम नारकॉन्डम की बात कर सकते हैं, जो भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर स्थित है। तो भारत में एकमात्र कौन सा है, नारकॉन्डम ज्वालामुखी। इसके अलावा मैंने आपको बताया नारकॉन्डम के अलावा भी हम इसमें फ्यूजियामा को ले सकते हैं, इसमें हम वेसुवियस को ले सकते हैं। देखो नाम से चल रहा है, अगर इसमें आप नाम से देखेंगे ना तो जैसे वेसुवियस, ऐसा जैसे सुवियस जैसे सोया हुआ, तो आप इसको याद करने के लिए ऐसे भी याद कर सकते हो फ्यूजियामा।
जापान का है। हाँ, कैसे भी अपना तरीका है याद करने का, इसको याद कर सकते हैं आप किन्हीं भी तरीके से। और अगर हम मृत या शांत की बात करें तो मृत ज्वालामुखी या शांत की बात करें तो इसका एग्जांपल हम एक देखेंगे, किलिमंजारो, माउंट केन्या, कोहे सुल्तान, माउंट पोपा और एकांका। इस तरह के जो एग्जाम्पल हैं ये हमको इनमें देखने को मिलती है, जो सक्रिय, प्रसुप्त और मृत ज्वालामुखी। अब हमने तीनों प्रकार के अवधि के आधार पर, काल क्रम के आधार पर देखा कि कौन सा ज्वालामुखी जो है वो हमेशा उद्गत होता रहता है। जैसे हमने स्ट्रम्बोली, पीलियन की बात करेंगे हम, या किसी अन्य की करेंगे। अगर प्रसुप्त में हम देखेंगे तो फ्यूजिया में वेसुवियस, नारकोंडम जैसे ज्वालामुखी आते हैं। और अगर मृत की बात करेंगे तो उसमें किलिमंजारो, माउंट केन्या, कोहे सुल्तान जैसे आते हैं। अब हम बात करेंगे विस्फोटकता के आधार पर। देखिए, अगर हम विस्फोटकता के आधार पर बात करें तो ज्वालामुखी जो है उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक है दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी और एक है केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी। अब आप ध्यान से सुनेंगे इससे पहले। देखिए, दरारी उद्गार वाले जो ज्वालामुखी हैं इसमें जो लावा निकलता है वो एक तो पतला होता है, तो वो किन्हीं भी भ्रंश, कोई भी दरार, चट्टानी भाग में उनके तहत निकलता है, ऊपर आकर के फैल जाता है और जम जाता है। दोनों में जो अंतर है मुख्य रूप से वो क्या है? दरारी उद्गार में किसी भी चट्टानी दरार के तहत लावा जो है वो ऊपर आएगा और ऊपर आके फैलेगा और जम जाएगा। केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी जो होते हैं उसमें लावा किसी नली के माध्यम से या किसी एक ही, जो ऊपर भूपर पट्टी से लेकर केंद्र तक एक ही पाइप या नली के माध्यम से निकलता है, जिसमें लावा का जो शांता होती है या जो गाढ़ापन होता है वो थोड़ा अधिक होता है। तो इसमें क्या होगा दरारी उद्गार में कि कोई भी केंद्रीय भाग से जब लावा चलेगा तो किसी भी दरार से निकल जाएगा, क्योंकि पतला है और इससे क्या बनेंगे? पठार, क्योंकि फैलेगा और फैल करके अगर गाढ़ा होगा तो ऊपर चोटी बनेगी तो पर्वतनुमा आकृति बनेगी, लेकिन पतला है तो वो क्या होगा? फैल गया, तो उससे क्या बना? पठार। हम देखते हैं भारत में जैसे हमारा दक्कन का पठार जो है वो दरारी उद्गार के अंतर्गत आता है। दरारी उद्गार से पठार जैसी आकृतियों का निर्माण होता है, जैसे भारत में दक्कन का पठार। अगर हम केंद्रीय उद्गार की बात करें तो केंद्रीय उद्गार में हमने 4 भागों में इनको बांटा था, जो प्रमुख रूप से हैं, जिसमें हमने सबसे पहले हमने देखा था हवाई तुल्य, दूसरे नंबर पर था स्ट्रम्बोली, तीसरे नंबर पर है वेसुवियस और चौथे पर है पीलियन। अब एक तो आप ये मान लेना कि जो हमने 4 भाग लिखे हैं केंद्रीय उद्गार में, ये तुल्य इसके पीछे लग रहा है, इसका मतलब समान है, ये खुद नहीं है। हवाई ज्वालामुखी जो है उसके समान जो ज्वालामुखी है उन सबको हवाई तुल्य कहा गया। स्ट्रम्बोली के समान जिनमें उद्गार होता है उसी तरीके के जो ज्वालामुखी है उनको स्ट्रम्बोली तुल्य कहा गया, और वेसुवियस के समान जो है उनको वेसुवियस तुल्य, और पीलियन के समान है उनको पीलियन तुल्य कहा गया। लेकिन इसमें जो अंतर है मुख्य रूप से क्या है? हम चारों प्रकार के ज्वालामुखियों को एक बार अलग अलग देखते हैं। पहले हमने दरारी की बात कर ली। दरारी तो सामान्य है, इससे पठारी भागों का निर्माण होगा, जैसे दक्कन का पठार। लेकिन केंद्रीय उद्गार वाले अब जो 4 हमने लिखे हैं ये कैसे हैं, इनसे किस प्रकार की कैसी आकृतियों का निर्माण होता है, इसकी बात हम करते हैं। तो देखिए, यहां फिर से
केंद्रीय उद्गार और केंद्रीय उद्गार के आधार पर इसके हमने भाग कर लिए। चार भाग कर लिए हमने। नंबर 1 सबसे पहले हमने हवाई तुल्य देखे। अब देखो आप, और इनके क्योंकि इनको याद करने का ये सबसे उत्तम तरीका है कि आप इनके डायग्राम जो है उनको समझ लीजिए, तो बस आपको ये आसानी से जो है याद हो जाती है। देखिए ये कोई चट्टानी भाग है, और ये एक नली है। यहां पर हम देखते हैं तो यहां मैग्मा हुआ। ये वाला भाग किसका है? मैग्मा चैम्बर। मैग्मा चैम्बर, मैग्मा चैम्बर है। इस नली के माध्यम से जो ऊर्जा हुए, क्योंकि गर्म है, तप्त है, और गर्म तप्त पदार्थ कहाँ की तरफ? ऊपर की तरफ गति करेगा। यह पदार्थ इसके माध्यम से गति करेगा और गति करके और इस तरीके से तीव्र गति से ऊपर निकलेगा। अब इसमें दो बातें आप सुनिए। सबसे पहली बात तो यह है कि जो हम प्रकार लिख रहे हैं, हवाई तुल्य, स्ट्रोम्बोली, वेसुवियस और पीलियन, इसमें एक फर्क है मेजर, जो आपको ध्यान रखना है। इधर से इधर की साइड जैसे जैसे आप बढ़ोगे ना इनकी तरफ, लावा की मात्रा या लावा के अंदर श्यानता, जो गाढ़ापन है, वो बढ़ता है। पहली बात ध्यान रखोगे। जैसे हम हवाई तुल्य की बात करेंगे तो लावा कैसा है? पतला। स्ट्रोम्बोली में हवाई तुल्य के बजाय लावा गाढ़ा हो गया, और सबसे गाढ़ा पीलियन। अच्छा, दूसरी बात, जब ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जब बाहर आता है लावा, तो उसमें जो गैस भी निकलती है, क्योंकि हमने कहा राख, धूलकण, गैस वगैरह निकलती है, तो जो गैस की मात्रा होती है वो भी सर्वाधिक कहाँ ज्यादा होगी? इधर ही ज्यादा। इसलिए हमने देखा कि हवाई तुल्य के अंदर जब लावा आता है बाहर, तो उसमें लावा ऊपर आकर के फैलता है, ज्यादा ऊंचाई पर नहीं जाकर के वो क्या करेगा? फैल जाएगा, क्योंकि कैसा है? पतला। जो मोनोलोवा है उसके आधार पर इसका नामकरण होता है हवाई तुल्य, हवाई द्वीप पर है। तो यहां पर लावा पतला था, गैस की मात्रा भी कम थी, इसलिए वो ज्यादा ऊंचाई तक नहीं जा पाया, और वहीं पतलापन के कारण ऊपर केंद्रीय नली से बाहर आया और ऊपर धरातल पर आकर के फैल गया। दूसरा हमने देखा स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली में हमने देखा कि यह जो है हमारी मैग्मा चैम्बर हो गया, और मैग्मा चैम्बर के से यहां से ये ऊपर आता है, मैग्मा चैम्बर से मैग्मा ऊपर आता है, और ऊपर आकर के क्योंकि इसमें थोड़ी गाढ़ापन की मात्रा इसकी बजाय ज्यादा है, तो और गैस की मात्रा भी ज्यादा है, इसलिए थोड़ा कहा जाएगा ऊपर जाएगा। इस तरह की कुछ आकृति में ऊपर विस्फोट करेगा, क्योंकि इसमें गाढ़ापन थोड़ा अधिक था और गैस की मात्रा भी ज्यादा। तो ये स्ट्रोम्बोली के समान है। और स्ट्रोम्बोली हमने कहा, स्ट्रोम्बोली कहां पर? आपका इटली, जो है इटली कहां पर है? भूमध्य सागर के अंदर आता है। तो भूमध्य सागर के अंदर बड़े सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, हमेशा उस द्वीप पर ये जलता हुआ दिखाई देता है, इसलिए दूर से देखने पर इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। तीसरे प्रकार का जो ज्वालामुखी है वो है वेसुवियस। क्योंकि वेसुवियस में गैस की मात्रा, गाढ़ापन
इनके बजाय और भी ज्यादा मिलता है, इसलिए इसमें जो आकृति होगी वो इस तरीके से कुछ बनती हुई दिखाई देगी। और यह जो आकृति बनती हुई दिखाई देगी वह गोभी के फूल के जैसी बनती हुई आकृति दिखाई देती है। अब क्योंकि परीक्षाओं में सीधे कई बार लाइनें ऐसे दे देते हैं कि कौन से प्रकार का ज्वालामुखी है जिसमें गोभी के समान आकृति में लावा का उद्गार होता है, तो हम देखिए उसमें क्योंकि हमने कहा कि गैस की मात्रा भी ज्यादा है और लावा का गाढ़ापन भी ज्यादा है, इसलिए जैसे ही निकलेगा एकदम विस्फोट से निकलता है, विस्फोटक तरीके से निकलता है और काफी ऊंचाई तक चट्टान के टुकड़ों को ऊपर उड़ा देता है। तो ऊपर जब उड़ता हुआ एक गुंबदाकार नुमा आकृति ऐसे दिखाई देती है जिसमें राख भी होती है, धूल के कण भी होते हैं, चट्टान के टुकड़े भी होते हैं, तो ऊपर कोहरा सा ऐसा छा जाता है और एक ऐसी आकृति दिखाई देती है जैसे गोभी के फूल के जैसी। अगला जो ज्वालामुखी है इसको हमने नाम दिया पीलियन। पीलियन में अगर आप देखेंगे तो इसमें मैग्मा चैम्बर से जो मैग्मा ऊपर आता है इस नली के माध्यम से, वह अब देखो एक तो मैंने आपसे कहा सबसे अधिक जो गाढ़ापन होता है लावा के अंदर, इसको एक शब्द मैं और यूज करूंगा, श्यानता। श्यानता का मतलब भी यही होती है गाढ़ापन या इसका चिकनापन होना ज्यादा था। तो ये जो श्यानता होती है इसकी वो इतनी अधिक होती है गाढ़ापन, और गैस की मात्रा भी इसमें सर्वाधिक होती है। इतनी तेज गति से विस्फोटक तरीके से ऊपर की तरफ निकलता है कि चट्टान के एक भाग को ऊपर हटाकर उड़ा देता है, यानी कि पूरा जो एरिया होता है ना वो उस एरिया की चट्टान वहां से हटी हुई दिखाई देती है, हट जाती है। बड़ा एक झील, बड़ा एक टोवा, कॉल्डेरा, इस तरह की क्रेटर जैसी आकृति ये बना लेता है। और उसमें यहां से अगर हम देखें तो यहां से ऊपर जो चट्टानी भाग होता है वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे जमीन से बिल्कुल क्या हो गया है, अलग हो गया है। जमीन से जैसे चट्टानी भाग अलग हो गया है। इतनी तीव्र गति से, इतने विस्फोटक तरीके से जो ज्वालामुखी का उद्गार होता है, जिसमें ज्वालामुखी चट्टान को उड़ा देता है, ऐसा कौन सा होता है, पीलियन होता है। तो अगर आपने इन चारों में क्या समझा, सबसे खतरनाक प्रकार का जो होता है वो कौन सा होगा, पीलियन होगा। सबसे शांत जो होगा वो कौन सा होगा, माइक्रोवेव होगा। अच्छा, और चारों के चारों ही उदाहरण होंगे केंद्रीय उद्गार के। और हमने पहले कहा विस्फोटकता के आधार पर हमने दो प्रकार देखे, जिसमें दरारी में तो सिंपल था, जिसमें दरार के माध्यम से निकल गया था लावा, और यहाँ पर जब हमने इनको देखा चार प्रकारों में, तो यहाँ पर एक केंद्रीय नली, यानी कि अंदर से जहां मैग्मा चैम्बर है वहां से ऊपर केंद्र तक एक भाग से एक क्षेत्र से होकर के लावा ऊपर आता है, और ऊपर आएगा तो विस्फोटकता करेगा। लेकिन वो डिपेंड करता है कि गैस की मात्रा या लावा का जो गाढ़ापन है वो कितना है। तो हमने ज्वालामुखी के अर्थ वाली बात हो गई। अर्थ के बाद में हमने इसके प्रकार में हमने अवधि के आधार पर इसको देखा तीन प्रकारों में, जिसमें सक्रिय, प्रसुप्त और शांत। और इसके बाद में हमने विस्फोटकता के आधार पर दरारी उद्गार और केंद्रीय उद्गार। केंद्रीय उद्गार में हमने हवाई वाली वेसुवियस और पीलियन देखे। इसके बाद में मुख्य रूप से हम कुछ एक तो ज्वालामुखी से, अच्छा देखो भाई, जो लावा होता है अम्लीय और क्षारीय। हम इसको, हालांकि उसमें हमने कुछ चार भाग किया, लेकिन आप मुख्य रूप से दो भागों में इसको सुनेंगे। जो लावा होता है ये दो प्रकार से होता है, एक है अम्लीय लावा और एक होता है क्षारीय। अब आप मुझे बताओ, इसको जो हमने बांटा है वो सिलिका की मात्रा के आधार पर बांटा। सिलिका की मात्रा जिसमें ज्यादा है, किसमें कम है, किसमें और कम है, और उसका गाढ़ापन भी उसी से डिपेंड करता है, अम्लीय और क्षारीय। जैसे कि मैं अगर कहूंगा कि अगर लावा अम्लीय है तो उसमें गाढ़ापन कैसा है, अधिक, गाढ़ापन अधिक है, और अगर लावा क्षारीय है तो गाढ़ापन कम है। और ये किस पर डिपेंड करता है, सिलिका की मात्रा। किसी में सिलिका की मात्रा 65 से 70% तक है, किसी में 50% है, किसी में 40 से 50 है, किसी में 40 से 45 से कम पाई जाती है। तो इसमें अगर हम देखें तो 60 और 65 से अधिक जो सिलिका की मात्रा के आधार पर लावा का गाढ़ापन अम्लीय में ज्यादा होता है, जो अम्लीय प्रकार का लावा होता है।
जबकि जो क्षारीय लावा होता है उसमें गाढ़ापन कम होता है। तो इसलिए विस्फोटकता भी कौन ज्यादा करेगा? जिसमें अम्लीय की मात्रा ज्यादा है। क्लियर? अब हम ज्वालामुखी द्वारा निर्मित कुछ स्थलाकृतियां हैं जो धरातल के ऊपर बनती हैं, जिनको बाह्य स्थलाकृति, और धरातल के अंदर जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में बनती है उनको आंतरिक स्थलाकृति कहते हैं। इस टॉपिक को अब हम तुमसे चर्चा करेंगे, ठीक है ना?